स्वागत करते हैं महिलाओं और सभी सर्वदेशिका के लोगों का एक रोचक यात्रा में, जहां आपको एकमात्र तकुमा सातो, एक ऐसे नाम के करियर के माध्यम से जो दो महाद्वीपों, दो अलग अलग रेसिंग प्रणालियों और बहुत सारे दिल के बीच खड़ा है। यह सब एक युवा लड़के के आश्चर्य की शुरुआत के साथ हुआ, जो जापान के सुजुका सर्किट में फॉर्मूला 1 के जीवों की कठोर शक्ति और गति के सामर्थ्य में आश्चर्य में था। कुछ वर्षों बाद हम उस युवा लड़के को ढूंढते हैं जिसके दिल में जोश और आंखों में सपने हैं, अपने माता पिता को मनाकर उन्हें होंडा के नवस्थापित ड्राइवर्स के लिए स्कूल में शामिल होने देने के लिए। उसकी संकल्पना ने उसे जल्दी ही उच्च स्तर पर पहुंचाया, राष्ट्रीय कार्टिंग खिताब जीतकर, और फिर ब्रिटिश फॉर्मूला 3 में अपनी पहचान बनाई। अब चलिए 2002 के वर्ष में जाएं, जो सातो के करियर में एक महत्वपूर्ण पल था। उन्होंने फॉर्मूला 1 में संघर्ष कर रही जॉर्डन टीम के साथ एक सीट पकड़ी और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने घरेलू रेस में भूलने न देने वाले 5वें स्थान पर समाप्ति हासिल की। फिर बदलते समय ने उन्हें BAR होंडा में जाने को मजबूर किया, जहां उन्हें चकित करने वाले उच्चारण जैसे इंडियानापोलिस ग्रां प्री में उनकी पहली पोडियम समाप्ति और तकनीकी उल्लंघन के कारण निष्क्रियण और निलंबन जैसे नीचे दिखाई दिए। 2006 वर्ष सातो के लिए एक कड़वा मीठा कॉकटेल था। एक तरफ उन्हें फॉर्मूला 1 में कोई सीट नहीं मिली, लेकिन दूसरी तरफ होंडा ने फिर से मदद की, नई टीम सुपर अगुरी को बनाने में सहायता की, जिसमें सातो मुख्य ड्राइवर थे। यह कदम न केवल उन्हें खेल में सम्मान प्राप्त करने का मौका दिया, बल्कि उनके पहले अंक और छठे स्थान पर समाप्ति तक भी ले गया। हालांकि 2008 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के मोड़ पर सुपर अगुरी ने फॉर्मूला 1 से हटने का फैसला किया। हमारे नायक के लिए एक दिल को छूने वाला पल था। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो फिर क्या करते हैं? वेल, आप दूसरा ढूंढते हैं, और यही वही किया था जो सातो ने किया। उन्होंने इंडीकार सीरीज में कदम रखा, जो उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत की। उनका समर्पण और कौशल फल चुके, अंततः उन्हें 2017 और 2020 में प्रतिष्ठित इंडी 500 में विजय मिली। सातो के फॉर्मूला 1 करियर पर नजर डालते हैं तो अधूरे काम की एक हल्की सी छाप है, एक पछतावा की खुशबू है। लेकिन यहाँ अनुभवों की एक संपदा है, यादों का खजाना है, और यात्रा के प्रति आभार की एक आभारी प्रशंसा है। उनकी कहानी महानतापूर्ण है, एक ऐसा साक्षात्कार जो उनकी अटल प्रेम, दृढ़ संकल्प और प्रतिभा का प्रमाण है। दोस्तों, इस रोमांचकारी कथा में और गहराई से खुद को डुबोने के लिए तैयार रहें। वह आज के विषय के रोमांचकारी परिचय के बाद हमें खुद को पेश करना सही होगा, नहीं है ना? नमस्ते, मैं जॉर्ज हूं, और आम तौर पर मैं ही आपको इस शानदार F1 के लिए जज्बा चैनल पर मेरी बातचीत से मनोरंजित करता हूं। मैं अस्थायी रूप से एंजो की जगह ले रहा हूं, जो आमतौर पर हमारे दैनिक एपिसोडों के अध्यक्षीय करते हैं। और मैं हूं विलियम, आपका विश्वसनीय टिप्पणकार, जो आपको जुड़े रहने और सूचित रखने के लिए विश्लेषण और दर्शन प्रदान करने के लिए तैयार हूं। ठीक है। और क्या आप जानते हैं, हर बुधवार की सुबह हम थोड़ा बदलते हैं। हम आपके लिए विशेष एपिसोड लाते हैं जहां हम फॉर्मूला 1 की दुनिया से महान, ऐतिहासिक और अविराम कथाओं में डूबते हैं। कहानियां जो इस खेल को आकार देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे आज का ध्यान अदमे ताकुमा सातो पर है। और मुझ पर भरोसा करें, अगर आपको लगता है कि हमने उसकी कहानी को पूरी तरह से कवर कर लिया है, तो आपको खुशी होगी। बिल्कुल जॉर्ज वॉटसन। सातो के करियर की गहराई और व्यापकता को यह गहराई से जांचने का हक है। बिल्कुल सहमत हूं विलियम। और सुनने वालों, अगर आप इस यात्रा का इतना ही आनंद ले रहे हैं जितना हम ले रहे हैं, तो F1 के लिए जज्बा चैनल की सदस्यता लेना न भूलें। इससे आप किसी भी एपिसोड को छोड़ने का खतरा नहीं होगा, और आप नए एपिसोड को छोड़ने के बारे में पहले ही जान सकेंगे जब हम उसे रिलीज करेंगे। इसके अलावा आपके टिप्पणियां साझा करने और पसंद करने से हमें वास्तव में मदद मिलती है,
इन इंजनों को चलाने में। वास्तव में आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे यह सुनिश्चित होता है कि हम आपको ये रोचक कहानियां लाते रह सकते हैं। हमने सातो के करियर की जांच करने का चुनाव इसलिए किया है क्योंकि यह एक प्रेरणा, संकल्प और प्रतिभा की गवाही है जो परेशानियों को पार करती है। यह एक यात्रा है जो सिर्फ रेसिंग के बारे में ही नहीं है, बल्कि जीवन के बारे में भी। तो क्या आप फॉर्मूला 1 यूनिवर्स के और भी गहराई में जाने और सातो की महाकाव्यिक यात्रा के बारे में और जानने के लिए तैयार हैं? अगर जवाब हाँ है, तो हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए पूरी गति से आगे बढ़ते हैं। तो हमारे युवा सातो को सुजुका सर्किट पर अपनी पहली लाइव भेंट से आध्यात्मिक रूप से प्रभावित किया गया था। यह उसके लिए जीवन बदल देने वाला पल था, क्योंकि उसने गाड़ियों की शक्ति और गति को देखा और उस उत्साहजनक वातावरण को महसूस किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका सब कुछ उसके पिता के एक दोस्त के द्वारा दिए गए एक टिकट के लिए ही था। यह निश्चित रूप से एक खेल के प्रस्तावित होने का एक तरीका है और यह सुनना दिलचस्प है कि फॉर्मूला 1 में खींच चुके होने के बावजूद सातो ने तुरंत रेसिंग में शामिल नहीं हो लिया। हाँ, वह सही है। जबकि उन्हें खेल के प्रति उत्साह था, सातो के पास स्वयं प्रतिस्पर्धा करने के लिए साधन नहीं थे। उनके परिवार को गोकार्टिंग के लिए पूरी तरह से समर्पित नहीं हो सका, जो आमतौर पर वहां होता है जहां भविष्य के फॉर्मूला 1 स्टार अपनी शुरुआत करते हैं। इसके बजाय युवा सातो अपनी साइकिल पर जाते थे, खुद को रेसिंग स्थितियों में कल्पना करते थे, 2 पहियों पर भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए खुद को मजबूत करते थे। तो हम एक युवा लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जो रेसिंग के सपने देख रहा है, लेकिन सिर्फ उसके विश्वसनीय साइकिल के पास है। यह कई ड्राइवर्स के साथ एक रोचक विरोध है जो छोटी उम्र में कार्टिंग शुरू करते हैं। बिल्कुल सही। उन्होंने उच्च विद्यालय और विश्वविद्यालय के दौरान प्रतिस्पर्धी साइकिलिंग में काफी गंभीरता से रुचि दिखाई थी और वही उनकी रेसिंग के प्रस्तावित होने की शुरुआत थी। और फिर जब वह अपने 20 के करीब थे, उन्होंने होंडा के साथ इस अवसर को देखा। उन्होंने एक स्कूल स्थापित की थी जो युवा ड्राइवर्स का समर्थन करने के लिए थी। यह सातो के लिए काफी बदलाव लाने वाला होना चाहिए था। यह निश्चित रूप से उनके 2 पहियों से 4 पहियों और साइकिलिंग से मोटर रेसिंग में उनके संक्रमण के साथ मेल खाता है। बेशक, यह उनकी जुनून और दृढ़ता का प्रमाण है कि उन्होंने इस अवसर को देखा और सोचा, यह सिर्फ मेरे लिए है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस सपने को पूरा करने का वह अंतिम मौका प्राप्त करने का उत्साह, उत्कंठा? अब मुझे लगता है महत्वपूर्ण नोट करना चाहिए, हम यहाँ सिर्फ सातो के बारे में बकवास नहीं कर रहे हैं। हमारा बहुत सारा जानकारी फिलिप हॉर्टन द्वारा एक बहुत ही व्यापक और अच्छी तरह से समझदार लेख से आता है। यह लेख 3 अक्टूबर 2030 और 3 को फॉर्मूला 1 की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ था। यह वास्तव में एक मान्य स्रोत है। हॉर्टन ड्राइवर्स और टीमों पर अपनी गहन विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं और आधिकारिक फॉर्मूला 1 वेबसाइट तो उपासकों और विश्लेषकों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। यह महत्वपूर्ण है ना सुनिश्चित करने के लिए कि हम सटीक और अच्छी तरह से शोधित जानकारी साझा कर रहे हैं। बिल्कुल, यह महत्वपूर्ण है कि हम विश्वसनीय स्थानों से तथ्यों और स्रोत सामग्री की सत्यापन करें। इससे हम अपने सुनने वालों को विश्वसनीय और रोचक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने में सहायता मिलती है। अब हमारी कहानी पर वापस आते हैं। चलिए, क्या हम शुरू करें? तो होंडा के स्कूल में आयु सीमा के बावजूद सातो ने अपने माता पिता को मनाने में कामयाबी प्राप्त की। अब सोचिए कि यह कितना महत्वपूर्ण था। यह मूल रूप से था उनका पहला, अंतिम और एकमात्र मौका स्कूल में प्रवेश करने का। यह उसके संकल्प का प्रमाण है ना।
उसने वास्तव में उस मौके का बहुत अच्छा उपयोग किया। वास्तव में उसने यह सचमुच किया। होंडा ने सातो में क्षमता देखी और सुजुका में 10 महीनों के कठोर प्रशिक्षण के बाद उसने 1977 में राष्ट्रीय कार्टिंग खिताब जीता और छात्रवृत्ति प्राप्त की। उसकी अनुभव की कमी को ध्यान में रखते हुए यह काफी उपलब्धि थी। और वह वहीं नहीं रुके ना। बिल्कुल नहीं। सातो तेजी से उच्चतम स्तरों में उठे। 2001 में वह ब्रिटिश फॉर्मूला 3 में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जिस खिताब को वह अंततः जीतेंगे। और वह वहीं नहीं रुके, उन्होंने मकाऊ ग्रांड प्री और फॉर्मूला 3 मास्टर्स में भी विजय का स्वाद चखा। 5 साल पहले ही रेसिंग शुरू करने वाले के लिए यह काफी प्रभावशाली है। आप सही हैं। लेकिन चीजें बदल गईं जब उन्होंने 2002 सीजन के लिए जॉर्डन में सीट हासिल की। तब तक जॉर्डन फॉर्मूला 1 के मध्य वर्ग में गिरावट की ओर था और प्रायोजन धन की कमी उनके मामले में मदद नहीं करी। हाँ, मैं उस सीजन को याद करता हूँ। यह सातो जैसे एक नया खिलाड़ी के लिए एक चुनौती हो गई होगी। यकीनन यह था। इजे 12 कार को संभालना विशेष रूप से कठिन था। यह दिलचस्प है क्योंकि सातो को ईजे 11 को एक बहुत ही ड्राइवर मित्रपूर्ण कार के रूप में याद करते हैं, लेकिन ईजे 12 वह एक अलग कहानी थी। हाँ, मुझे याद है कि सातो के टीम सहयोगी जियांकार्लो फिसिकेला ने ईजे 12 की कठिनाइयों को पहले ही दिखाया था। वास्तव में वह ऐसा ही था। उन्हें लगा कि शेकडाउन में कार खराब हो गई है क्योंकि पिछले साल की ईजे 11 की तुलना में वे कुछ सेकंड पीछे थे। फिसिकेला को भी टीम के अधिक अनुभवी ड्राइवर के रूप में अधिकांश टेस्टिंग मिलने के कारण सातो को फॉर्मूला 1 में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सातो का रूकी सीजन थोड़ा बहुत विविध था ना। उन्हें एक सीरीज घटनाओं और हादसों का सामना करना पड़ा। विश्वसनीयता समस्याओं के साथ उन्होंने पहले 11 रेसों में सिर्फ 4 को पूरा करने में कामयाबी हासिल की। यह जरूर कठिन था। उस अस्थिर अवधि से कोई उच्चतम बिंदु तो था ही। ठीक है, मुश्किलों के बावजूद उन्होंने 5 सीधे फिनिश करने की दौड़ रखी थी, जिसने उन्हें उनके होम रेस के लिए मजबूत आधार प्रदान किया। सीजन का समापन सुजुका में आयोजित एक महान आयोजन के साथ हुआ। सुजुका एक क्लासिक ट्रैक। वहां उनका कैसा प्रदर्शन रहा? वहां पहुंचने से पहले चलिए सिल्वरस्टोन में उनके टायर परीक्षण के बारे में बात करें। वहीं पर सातो उनके रेस इंजीनियर जेम्स की के साथ, जो वर्तमान में अल्फा रोमियो की तकनीकी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण दौड़ योजना के माध्यम से गुजरे। उस दिन सातो को ईजे 12 और उसके टायरों की वास्तविक समझ मिली। उन्हें यह भी महसूस हो सकता था कि जब ब्लिस्टरिंग और ग्रेनिंग शुरू होती थी, जो कि उन्हें पहले संघर्ष करना पड़ता था। यह दिलचस्प है। तो क्या सिल्वरस्टोन में उसे टेस्टिंग का अनुभव वास्तव में कार को बेहतर समझने में मदद कर गया? हाँ, काफी सुनहरा था। लेकिन आगे बढ़ते हैं। सुजुका में उनका प्रदर्शन ध्यान वाला था। उन्हें रेस के लिए आत्मविश्वास से भरपूर था और प्रैक्टिस सत्रों के माध्यम से जब वे आगे बढ़ रहे थे, तब ईजे 12 बेहतर काम कर रही थी। अंत में सातो ने इसे शानदार कार के रूप में वर्णन किया। मैं देखता हूं। लेकिन आपके टायर परीक्षण के बारे में सवाल का जवाब नहीं दिया। Apologies for the oversight. Yes, the testing experience at Silverstone indeed helped Sato understand the car better. He gained a real understanding of the EJ12 and its tires, including being able to feel when the blistering and graining started, something he had struggled with before. This improved understanding of the car and its tires contributed to his performance at subsequent races. क्षमा करें उसके लिए। हाँ, परीक्षण ने उसे कार को बेहतर समझने में मदद की थी, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर ठीक है। सुजुका में क्वालिफाइंग सत्र के दौरान टोयोटा के अलान मैकनिश ने एक खतरनाक हादसा का सामना किया, जिसके कारण सत्र में देरी हुई।
यह घटना सातो को एक अप्रत्याशित मौका प्रदान करती है जिससे वह रेस डेटा में खुदाई कर सकते हैं और अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए विश्लेषण कर सकते हैं। तो क्या देरी ने उसके हित में काम किया? वास्तव में हाँ, ऐसा ही हुआ। उसने इस ब्रेक के दौरान एक तेज पावर नैप भी लिया जिससे उसका मन शुद्ध हो गया है। वहां से सातो ने 7वीं स्थान पर क्वालिफाई की और उसे F1 के सबसे प्रसिद्ध कॉर्नर में सेकंड फास्टेस्ट के रूप में रजिस्टर किया गया। वह कॉर्नर है 130R। यह एक चुनौतीपूर्ण मौसम में एक नए खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा लगता है कि सातो ने तेजी से फॉर्मूला 1 की मांगों को अपनाया है। यह निश्चित रूप से एक उचित मूल्यांकन है। और फिर खुद रेस में उसने मुसीबत से दूर रहा। अब सातो के डेब्यू सीजन का सबसे महत्वपूर्ण पल बेशक उनकी होम रेस सुजुका में था। उन्होंने 5वीं स्थान सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल की, अपने होम क्राउड के सामने अपने पहले फॉर्मूला 1 पॉइंट्स कमाए। मैं जापानी दर्शकों की खुशी की कल्पना कर सकता हूं। एक नए खिलाड़ी के लिए यह काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वास्तव में यह एक पल था जो सभी संबंधित लोगों की यादों में छाप गया। बहुत विशेष। अब आगे बढ़ते हुए सातो ने 2003 में BAR होंडा में टेस्ट भूमिका में स्थानांतरित हो गए, जेनसन बटन और जैक विलनेव के पीछे। फिर से एक गति का बदलाव सातो के लिए। हाँ, लेकिन किस्मत की बात है, विलनेव के संगठन के साथ तनावपूर्ण संबंधों ने सातो को एक मौका प्रदान किया। ऐसा कैसे हुआ? सातो को एक रेस वीकेंड के लिए विलनेव की जगह पर बुलाया गया। कहाँ? कोई और नहीं बल्कि उनके घर के सर्किट सुजुका में। यह काफी संयोग है। उसने कैसा प्रदर्शन किया? जो कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था, उससे बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने सिर्फ शीर्ष 6 में स्थान प्राप्त किया ही नहीं, बल्कि टीम को उस साल पहली बार डबल पॉइंट्स भी दिलाए। वे तो इतना ही नहीं, निर्माताओं के चैंपियनशिप में 2 स्थान भी ऊपर चढ़ गए। यह बहुत ही वापसी जैसा सुनाई देता है। तो क्या उन्होंने टीम के साथ रहा? हाँ, उन्होंने ऐसा ही किया। और अगले साल 2004 में BAR ने एक प्रतिस्पर्धी कार 006 को उतारा, जिससे टीम ने चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया। सातो ने इंडियानापोलिस में अपनी पहली पोडियम भी दर्ज की। काफी रोलर कोस्टर जैसा करियर रहा। लेकिन फिर 2005 में क्या हुआ? अच्छा, आपसे कह सकते हैं कि पिछले साल की ऊंचाई बहुत कम समय तक रही। BAR की 007 कार अप्रतिस्पर्धी साबित हुई। इमोला में एक तकनीकी उल्लंघन के कारण टीम को निष्कासित कर दिया गया और 2 इवेंट्स के लिए निलंबित कर दिया गया। सातो ने बीमारी के कारण मलेशियाई रेस छोड़ दी और टायर संबंधी चिंताओं के कारण इंडियानापोलिस में गाड़ी नहीं चलाई। इसलिए उन्होंने पहले 9 रेसों में सिर्फ 5 रेस शुरू की। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2005 सातो के लिए एक कठिन वर्ष था। उन्होंने केवल एक बार ही अंक दर्ज किए, हंगरी में। निराशा ने उन्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करने और अस्थिर होने के लिए मजबूर किया, जिससे और भी अधिक असफलताओं का सामना करना पड़ा। उनके खुद के शब्दों में यह एक बड़ा बदलाहट था। ऐसा लगता है कि यह एक मुश्किल दौर था। क्या उसके लिए चीजें सुधरी, जॉर्ज? अच्छा विलियम, यह बात पूछना आपके लिए दिलचस्प है। देखिए, जब 2006 में जेनसन बटन और रुबेंस बैरिकेलो होंडा में सीटें भर गए तो सातो को ड्राइव करने का मौका नहीं मिला। लेकिन होंडा ने पूर्व F1 रेसर अगुरी सुजुकी द्वारा चलाई जाने वाली एक नई टीम की स्थापना की और सातो उसके प्रमुख ड्राइवर थे। टीम का नाम सुपर अगुरी रखा गया। सुपर अगुरी। अब यह एक ऐसा नाम है जिसे मैंने काफी समय से नहीं सुना है। हाँ बिल्कुल। सुपर अगुरी ने 4 साल पुरानी एरोज 23 कार के साथ शुरुआत की, जिसे मौसम की शुरुआत के लिए जल्दबाजी से संशोधित किया गया था।
धीमी शुरुआत के बावजूद वे साल भर में प्रगति करते रहे और ब्राजील में भी शीर्ष 10 का समापन करने में कामयाब रहे। क्या घटनाओं का पलटवार है? जॉर्ज वॉटसन। ऐसा लगता है कि सातो को मुश्किल हालातों से बेहतरीन बनाने की कुशलता थी। बिल्कुल विलियम। अगले साल होंडा की जीतने वाली आरए 106 पर आधारित एक कार के साथ सुपर अगुरी ग्रिड में ऊपर बढ़ गया। सातो ने स्पेन में टीम के पहले पॉइंट को स्कोर किया और फिर सुपर अगुरी के साथ उनके कार्यकाल का महत्वपूर्ण हाईलाइट आया कनाडा में छठे स्थान पर समाप्ति, जहां उन्होंने फेरारी में किमी राइक्कोनेन और मैक्लारेन में फर्नांडो अलोंसो जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। वह एक पल था जिसे स्वादिष्ट बनाने का समय था, जॉर्ज। हाँ, सातो इसे एक अद्भुत कहानी के रूप में भी संदर्भित करते हैं। हालांकि 2007 के अंत के तरफ तूफानी बादल बन रहे थे। टीम ने अपने शीर्षक प्रायोजक को खो दिया और बिगड़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था ने उनकी समस्याओं को और भी बढ़ा दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सातो को असफलताओं से परिचितता है। 2008 में सुपर अगुरी के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं था। उन्होंने पहले 4 इवेंट में हिस्सा लिया था, फिर फॉर्मूला 1 से वापस लेना पड़ा। सातो ने इसे बहुत ही दुखद पल कहा। उनकी उम्मीदें 2009 के लिए उच्च थीं। नए नियमों के आने के साथ उम्मीद करते थे कि उनकी कार तोरो रोसो या फिर रेड बुल की तरह प्रतिस्पर्धी होगी। वास्तविकता यह है कि यदि मैं सुधार कर सकूं, तो उन्हें एक प्रतिस्पर्धी कार की उम्मीद थी। हाँ, लेकिन वे उम्मीद कर रहे थे कि यह रेड बुल और तोरो रोसो की तरह होगी, क्योंकि नए नियमों ने कुछ सामान्य घटकों की अनुमति दी थी जो लगभग एक ही कार की तरह थी। आप सही हैं। मेरी गलती के लिए क्षमा करें। सुधार के लिए धन्यवाद। जैसा कि मैं कह रहा था, सुपर अगुरी को 2009 के लिए उच्च आशाएं थीं। उन्होंने विश्वास किया कि वे 2008 का कठिन वर्ष सहन कर सकते हैं और फिर अगले वर्ष प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। सुपर अगुरी वापस लेते समय सातो ने क्या किया था? सातो ने 2008 के शेष भाग के लिए बैठ जाने का फैसला किया और फिर तोरो रोसो के साथ परीक्षण किया। दुर्भाग्य से उन्हें 2009 के लिए सीट चुनी नहीं गई। उसके बाद उसने क्या किया? जब 2010 के लिए विकल्पों की संख्या कम हो गई, तो उसने विकल्पों की खोज करना शुरू किया। उसे आगे बढ़ना था और इंडी 500 हमेशा उसकी सूची के शीर्ष पर था। मुझे कल्पना हो रही है कि यह उसके लिए काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन था। हाँ, वास्तव में सातो ने तो इंडियानापोलिस तक यात्रा भी की थी ताकि वह 2009 के इंडी 500 के लिए क्वालिफाइंग को देख सके। वह देखकर हैरान हो गया जब उसने देखा कि कारें लगभग 230 मील प्रति घंटे की गति से एपेक्स की ओर धावित हो रही हैं। इतनी उच्च गति पर चालकों ने अपने पैरों को नीचे रखे रखने की यह बात भी सरप्राइज कर दी, एक अनुभवी F1 चालक जैसे सातो के लिए भी। सातो ने इंडिकार में वही उत्कटता पाई जो उसे सुजुका में 10 साल की उम्र में मिली थी। उसने इस सीरीज के प्रति पूरी आस्था दिखाई और वह 2012 के इंडी 500 में एक अग्रणी था। हालांकि अंतिम दौर में एक बहादुर प्रयास के बाद अग्रणी स्थान पर पहुंचने की कोशिश के बावजूद एक दुर्घटना ने उसे विजय से वंचित कर दिया। यह दिल को छूने वाला होना चाहिए था। क्या उसे इसे पूरा करने का मौका मिला? बिल्कुल। 5 साल बाद 2017 में सातो ने इंडी 500 जीती, जिसे उसने मिशन पूरा कहा। उसने इसी उपलब्धि को 2020 में दोहराया। इंडी 500 को एक बार ही नहीं बल्कि 2 बार जीतना सपना साकार होने के समान होगा। हाँ, सातो ने इसे सपना साकार होने के रूप में वर्णित किया और उन्होंने उन सभी लोगों के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता व्यक्त की जिन्होंने उन्हें समर्थन दिया। उनकी 6 इंडीकार जीतों में ये 2 सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। लेकिन उन्हें 2013 में लॉन्ग बीच पर अपनी पहली जीत को भी यादगार तरीके से याद रखते हैं। उस जीत में क्या विशेष था? विजय विशेष रूप से मिठाई थी क्योंकि यह एजे
फॉयट रेसिंग के लिए थी, जो नवास्त्र मार्ग से नवास्त्र नहीं जीता था सन 1978 के बाद से। सातो ने इसे सुपर अगुरी के समय के अपने समय के साथी विजय के समान उपद्रवी विजय के साथ तुलना की और यह अनुभव वास्तव में अद्भुत था। लगता है कि सातो की करियर बहुत रोचक रही है, चाहे वह फॉर्मूला 1 में हो या उससे परे। वास्तव में मोटर स्पोर्ट में एक करीबी शुरुआती से शुरू होकर 100 F1 रेसेज और पोडियम फिनिश तक और फिर इंडीकार विजयों तक का उसका सफर अविश्वसनीय है। अपनी F1 करियर पर वापस देखते हुए सातो को वास्तव में भाग्यशाली महसूस होता है। उन्हें खेल की कठिनाइयों पर विचार करने का मौका मिलता है और यह कितनी बार ड्राइवर्स वापस सोचते हैं कि वे 5 साल पहले के समान वातावरण में रेस कर सकते थे, विश्व चैंपियनशिप जीत सकते थे या शायद और तेज हो सकते थे। वास्तव में अगर की भावना बहुत सामान्य है, क्या नहीं? हाँ, वास्तव में सातो ने स्वीकार किया है कि उनके पास भी ऐसे विचार हैं। फॉर्मूला 1 में कुछ अधूरे काम को मान्यता देते हुए विशेष रूप से उन्हें लगता है कि वे 2004 के इंडियानापोलिस ग्रां प्री में जीत सकते थे। उन्हें फॉर्मूला 1 में बनाए गए स्मृतियां महत्वपूर्ण हैं। और ऐसा लगता है कि वह भूतकाल में जीने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। वह फॉर्मूला 1 में जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए आभारी है और वर्तमान में अमेरिका में इंडीकार में प्रतिस्पर्धा का आनंद लेते हैं। वह अभी भी प्रतियोगिता के शीर्ष पर हैं और अपने सफर का हिस्सा रहे सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहते हैं। एक सच्चा खिलाड़ी हर रूप में। हाँ, यह उसकी दृढ़ता और खेल के प्रति उसकी जुनून की एक वास्तविक प्रमाणित है। F1 के लिए जज्बा के एक और एपिसोड पर ट्यून इन करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। हमने सातो की अद्भुत यात्रा पर गहराई से जाने का प्रयास किया है, जहां उन्होंने फॉर्मूला 1 से इंडीकार तक और उनकी यादगार जीतों की बात की है। यदि आपने हमारे तरह इस सफर का आनंद लिया है तो सदस्यता लेना न भूलें, सूचनाएं चालू करें और अपने संगठन में इसका प्रचार करें। और अगर आपके पास कोई दोस्त है जो एक अच्छी अंडरडॉग कहानी से प्यार करता है तो इस एपिसोड को उनके साथ जरूर साझा करें। वे आपका आभारी रहेंगे। बिल्कुल। और एंजो को एक तेजी से शाउट आउट, मुझे लगता है आपको यह एपिसोड पसंद आएगा। हमें एक टिप्पणी छोड़ना न भूलें और हमें बताएं कि आपको क्या लगा। आपकी प्रतिक्रिया हमें F1 के लिए जज्बा को सर्वोत्तम बनाने में मदद करती है। हमारे पास और भी कई रोचक कहानियां और अंतर्दृष्टि हैं जो आने वाली हैं, इसलिए अपनी आंखें खोलें और कान खड़े करे रखें। हम आपका इंतजार कर नहीं सकते हैं कि आप हमारे अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ फिर से जुड़े। आपके समर्थन, उत्साह और फॉर्मूला 1 की दुनिया के प्रति आपका साझा जुनून के लिए धन्यवाद। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, विलियम और जॉर्ज, मेटल पेडल दबाएं, सड़क पर ध्यान रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तरह है।